हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। गाइस, आज जो क्वेश्चन सीरीज फर्स्ट है हमारी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की। ठीक है, पहले हम बायोमोलिक्यूल्स की 2 क्वेश्चन सीरीज लगा चुकी हैं और आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की हमारी फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज ही रहने वाली है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर दी सब यूनिट ऑफ द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर दी सब यूनिट ऑफ दी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की जो सब यूनिट होती हैं वो कितनी एस की होती हैं, वो हमें यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है वो आप देख पा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट देखिए कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम को कहते क्या हैं हम? राइबोसोम को कहते हैं हम पैलेट पार्टिकल। क्या कहते हैं? पैलेट पार्टिकल। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम की जो डिस्कवरी है वो किन्होंने की थी, तो वो पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने ही की थी। तो उन्हीं के ऑनर में हमने राइबोसोम को क्या कह दिया? पैलेट पार्टिकल। ठीक है, अभी देखिए कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम की अगर हम बात करें, इनको और क्या कहा जाता है? इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, तो इसी वजह से इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। और राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना। कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? ये साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उसके साइटोप्लाज्म में। और आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो कितने एस के होते हैं? 70 एस के। और एस का मतलब यहाँ पर क्या होगा? एस का मतलब होगा यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, तो अभी देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन में तो हमारे से ये पूछा गया है कि जो राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, उसकी सब यूनिट कितने कितने एस की होती हैं। देखो वैसे तो ये होता है 70 एस का, ठीक है, राइबोसोम, पर राइबोसोम्स के अंदर भी तो सब यूनिट्स होती हैं। एक होती है हमारे पास लार्जर सब यूनिट और एक होती है हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, जो लार्जर सब यूनिट है वो होती है 50 एस की और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो होती है 30 एस की। और एस का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, दैट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट। तो गाइस आंसर आपको क्लियर हो ही गया होगा, क्या आएगा? सब यूनिट हमारे पास होंगी 50 एस और 30 एस, और 50 एस है वो लार्जर सब यूनिट है, 30 एस है वो क्या है हमारे पास? स्मॉलर सब यूनिट है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे और ऐड करूँ कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं ना, वो कितने एस के होते हैं? तो वो हमारे पास होंगे 80 एस के। तो यानी कि 60 एस लार्जर सब यूनिट, 40 एस हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट। इज इट क्लियर? तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। क्वेश्चन है हमारे पास कि जो न्यूक्लियस है उसको फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? श्वान। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? श्वान। सेकंड है हमारे पास फ्लेमिंग। थर्ड है हमारे पास पैलेड एंड फोर्थ वन है गाइस हमारे पास यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो न्यूक्लियस को फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था? गिवन ऑप्शंस में से देखिए, देखो जब मैंने आपको जिस दिन ये यूनिट स्टार्ट की थी ना, मैंने उस दिन आपको 1-2 साइंटिस्ट के नेम और भी बताए थे, वो भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो डेड सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। क्लियर है? अगर मैं कहूँ कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटोन वॉन लीवनहॉक। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? आपको पता ही है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, बट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, कि न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किसने किया था। देखो वैसे न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था फ्रेंच बोयर ने। ठीक है, बट आपको क्या करना है,
आपको देखना है गिवन ऑप्शंस में से क्या वो है इसके अंदर, नहीं ना, तो फिर आपको इन्हीं में से आंसर देना है अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। तो हमारा आंसर किसकी तरफ जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन को। ठीक है, तो मीन्स कई बार एग्जाम में क्या होता है कि जो एग्जैक्ट होता है कई बार वो भी नहीं दिया होता, तो फिर आपको क्या करना है कि जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं आपको उनमें से देखना है कि हमें प्रेफरेंस किसको देनी है। क्लियर है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट है कि विच आयन होल्ड्स दी राइबोसोमल सब यूनिट टुगेदर, कि कौन सा आयन है जो राइबोसोमल सब यूनिट को क्या करेगा, इकट्ठा रखेगा। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम है ना, उसके अंदर दो सब यूनिट होती हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास क्या है, लार्जर सब यूनिट है। क्लियर, और जो कि मैंने ग्रीन से दिखा दिया, और स्मॉलर सब यूनिट मैंने यहां दिखा दी। ठीक है, तो अगर ये यूनिट क्या है, अभी इकट्ठी हैं, अगर ये यूनिट इकट्ठी हैं तो ऐसे में, ठीक है, ये हमने दिखा दी कि ये यूनिट्स अभी इकट्ठी हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, राइबोसोम। ठीक है, अगर ये अलग अलग हैं तो जैसे मैंने ये दिखा दिया कि एक हमारे पास ये सब यूनिट है, ये है हमारे पास मान लीजिए 50S। ठीक है, मैं राइबोसोमल की बात कर रही हूँ, राइबोसोम बनाने के लिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S की है। तो ऐसे में हमारे पास क्या है, एक स्मॉलर सब यूनिट है जो कि मैंने यहाँ बना दी, जो मैंने बता दिया यहाँ पे इसको 30S। ठीक है, प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं हम। तो ये सब यूनिट अलग अलग हैं। ठीक है, एक हमारे पास स्मॉलर है और दूसरी हमारे पास लार्जर है, तो ये इसको स्मॉलर के लिए मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे ये लार्जर है। अगर हम चाहते हैं कि क्या हो, ये क्या बनाएं, राइबोसोम बनाएं, तो जब राइबोसोम बनाएंगे तो दोनों यूनिट क्या हो जाएंगे, इकट्ठी हो जाएंगी। तो यही पूछना चाह रहे हैं कि जो राइबोसोम की सब यूनिट है ना, उनको इकट्ठा कौन करता है, कौन सा आयन है जो कि उनको होल्ड करके रखेगा, इकट्ठे रखेगा। तो इनमें से आंसर होगा हमारे पास Mg2 पॉजिटिव। थ्योरी की क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि Mg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या होगा, ये राइबोसोमल सब यूनिट इकट्ठी हो जाएंगी और इकट्ठी होकर वो क्या बनाएंगी, राइबोसोम बनाएंगी। कि क्योंकि जब ये यूनिट्स इकट्ठी होती है ना, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, राइबोसोम बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे में ये कंबाइन हो जाएंगी, ये वाली यूनिट भी और ये वाली यूनिट भी, किसकी प्रेजेंस में, Mg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में, और क्या बना देंगे, राइबोसोम। तो यहाँ आपको एक चीज़ और नोट करनी है कि जब Mg2 पॉजिटिव की अमाउंट बढ़ जाएगी देन तो क्या होगा, ये दोनों यूनिट आपस में कंबाइन होके क्या बना देंगी, राइबोसोम। बट जब Mg2 पॉजिटिव की अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो फिर राइबोसोमल सब जो है वो वापिस किस में ब्रेक हो जाता है, सब यूनिट में। ठीक है, तो मैं आपको देखिए एक बार दोबारा नोट कीजिए कि अगर Mg2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या बन जाएगा, राइबोसोम बन जाएगा, है ना। तो उस टाइम राइबोसोम जब बनता है तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। बट अगर Mg2 पॉजिटिव की अमाउंट कम हो जाती है तो राइबोसोम से वापस क्या मिल जाएंगी, उसकी सब यूनिट मिल जाती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा Mg2 पॉजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इनमें से बताइए कौन सा होता है जो प्रोकैरियोटिक के सेल के अंदर भी प्रेजेंट है और वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट है। तो आप देखिए कि इनमें से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो देखिए, ए ऑप्शन गिवन है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन गिवन है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी ऑप्शन गिवन है हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस, एंड डी गिवन है राइबोसोम। तो फर्स्टली देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसकी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, उसके अंदर क्या नहीं होता, एक तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, है ना। मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लास में कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो आपको क्या कहना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड चीज आप नोट कीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, वो क्या होते हैं, एब्सेंट। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या होते हैं, एब्सेंट।
कि एक तो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट रहेंगे, दूसरा इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा। यहाँ पर सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या है, एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है ना, तो इट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया भी कट हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता ही नहीं है, तो ये भी कट हो गए। न्यूक्लियस ये भी, इसके बाहर भी तो मेम्ब्रेन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। और वैसे भी देखा जाए, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्रोकैरियोटिक सेल है ना थ्योरी क्लासेस में, तो वहाँ आपको बताया ही है कि बैक्टीरियल सेल है जैसे ये, तो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ग्रैनुल लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। तो राइबोसोम तो प्रेजेंट है ही ना प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, उन्होंने तो क्या पूछा कि जो दोनों के अंदर हों, तो ये जो मैंने ऑप्शन कट किए हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में तो है ही नहीं, तो राइबोसोम है वो दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट है और वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेल ऑर्गेनल इन प्लांट सेल हैविंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। प्लांट सेल के अंदर दो सेल ऑर्गेनल बताइए जिनके अंदर अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जिनके अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल रहेगा, यानी कि आप ये देखिए कि जिनके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होगा। तो बताइए कौन से सेल ऑर्गेनल हैं जिनके अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहेगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो वो रहेंगे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, और प्लास्टिड का ही टाइप है गाइज यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट रहेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये सेल ऑर्गेनल हैं, ये ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जिनके पास खुद के क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम भी होते हैं। मीन्स इनके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन कौन से होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तभी राइबोसोम को इसी वजह से तो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल कहा जाता है, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनल के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जेनेटिक मटेरियल किनके पास होगा खुद का, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास, और ऐसे दो सेल ऑर्गेनल जिनके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो देन भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और आपको ये भी बताया गया था कि राइबोसोम अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, माइटोराइबोसोम। बट अगर वो प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट हैं देन हम उसको क्या कहेंगे, प्लास्टिडोराइबोसोम। क्लियर है, हो जाएगा इतना। नेक्स्ट देखिए कि सेलुलर ऑर्गेनल विद मेम्ब्रेन, ऐसे सेलुलर ऑर्गेनल बताइए जिनके पास मेम्ब्रेन होती है। देखो अभी मेम्ब्रेन बोला है उन्होंने, हमें नहीं देखना कि सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता देन हम देखते, अभी बस हमें ये देखना है इनमें से कि कौन सा पेयर है जिनके अंदर मेम्ब्रेन होगी, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है क्रोमोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम के बाहर तो कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो गया, क्योंकि हमें तो एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर ऐसे ऑर्गेनल हों जिनके बाहर मेम्ब्रेन हो। सेकेंड ऑप्शन है गाइस हमारे पास दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड न्यूक्लियाई। तो राइबोसोम यहाँ पर भी आ गया, देन भी कट हो गया क्योंकि राइबोसोम तो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। थर्ड है हमारे पास लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल इनके बाहर मेम्ब्रेन तो होती है सभी के बाहर। डी ऑप्शन है न्यूक्लियाई, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर भी राइबोसोम आ गया जो कि एक नॉन मेम्ब्रेनस है, सो इसको तो हम कट कर देंगे, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा गाइस सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इन अ सेल। तो देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसको कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम है वो किस में हेल्प करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसी वजह से हम उसको क्या कह देते हैं, तो इसी वजह से हम उसको क्या कहेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल।
बट इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इन अ सेल, यानी कि राइबोसोम फैक्ट्री किसको कहा जाता है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर राइबोसोम फैक्ट्री किसको कहा जाएगा। ए ऑप्शन गिवन है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी ऑप्शन गिवन है हमारे पास न्यूक्लियोलस, एंड सी ऑप्शन गिवन है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है हमारे पास क्या, गोल्जी बॉडी। तो किसको कहेंगे राइबोसोमल फैक्ट्री, तो राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है न्यूक्लियोलस को। तो देखो जैसे ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस, तो उसी न्यूक्लियोलस को क्या कहा जाता है, राइबोसोम फैक्ट्री। तो जो ये निक नेम दिए जाते हैं ना इनको, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाएगा न्यूक्लियोलस को। इज इट क्लियर। और पावर हाउस ऑफ द सेल, अगर मैं आपसे कहूँ कि सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर क्या जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। और किस फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है, एटीपी की फॉर्म में। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन where double stranded circular single circular DNA is found in the prokaryotic cell, कि prokaryotic cell के अंदर उस रीजन का नेम बताइए, क्या कहा जाएगा उसको, जहां पर क्या प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये बना दिया बैक्टीरियल सेल। देखो मैं यहाँ पे पूरी लेयर्स नहीं रिप्रेजेंट कर रही, वैसे सेल एनवलप के अंदर मेनली अगर हम देखें तो 3 लेयर्स प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। वो हो सकता है कि उनमें से जैसे कोई लेयर किसी के अंदर एब्सेंट हो, है ना। तो क्योंकि सेल वॉल देखा जाए, सेल वॉल सभी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं, तो वो चलो एक अलग चीज़ है, हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये मैंने जनरली सेल एनवलप दिखा दी, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास क्या डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, और सिंगल है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड दिखा दिया, सर्कुलर भी है, ये सिंगल भी है, डबल स्ट्रैंडेड भी है। प्रोकैरियोटिक सेल है क्योंकि हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में इस रीजन को क्या कहा जाएगा, देखो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस तो कहेंगे नहीं, हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे इसको, न्यूक्लियोइड। आपको पता ही है कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, कैसा डीएनए, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। और इसी न्यूक्लियोइड को हम जीनोमिक डीएनए भी कह देते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इसी न्यूक्लियोइड को हम जीनोफोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम जीनोफोर। सो प्रोटोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होगा, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, न्यूक्लियोइड। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, अ कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का कंपोनेंट क्या क्या होता है इनमें से, ए ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी है हमारे पास डीएनए, सी है साइटोप्लाज्म, डी है ऑल ऑफ दीज। तो बताइए कि इनमें से प्रोकैरियोटिक सेल का कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो हमें पता है कि जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, आप देखिए प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स बैक्टीरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, बिल्कुल होती है। डीएनए होता है, हाँ जी डीएनए होता है ना, वो डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। साइटोप्लाज्म रहेगा। तो हमारे पास ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल की। सो आंसर विल बी डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ। पीपीएलओ आपको करवाया गया था। पीपीएलओ क्या है, माइकोप्लाज्मा है। क्या है पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ध्यान रखिए कि जो पीपीएलओ है, जो कि माइकोप्लाज्मा है, स्मॉलेस्ट सेल होती है इसकी, फर्स्ट क्लास के अंदर आपको करवाया गया था, ठीक है। चलिए, विच ऑफ दीज इज नॉट अ बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की शेप के बेस पे अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के अंदर एक तो होती है कॉकस शेप, दूसरी होती है बैसिलस शेप, ठीक है, और एक होती है हमारे पास विब्रियो, और एक होती है स्पिरिलियम।
ठीक है। तो बताइए कि इनमें से कौन सी बैक्टीरिया की शेप नहीं है गिवन ऑप्शन में से। विब्रियो होती है, स्पिरिलियम होती है, कॉकस होती है, तो क्या नहीं होते बैक्टीरिया की शेप के अंदर? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा राइट आंसर, क्योंकि उन्होंने नॉट पूछा कि कौन सा बेसिक शेप बैक्टीरिया का नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दिस बैक्टीरिया लैक अ सेल वॉल। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती? तो देखो मैंने आपको करवाया था थ्योरी क्लास में, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा ऐसी कैटेगरी है जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। और माइकोप्लाज्मा का एग्जाम्पल प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करवाया क्या है? पीपीएलओ। पीपीएलओ जो माइकोप्लाज्मा है स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। और जो पीपीएलओ है फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम ड्राइव्ड। कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे मेसोसोम बनती है? मेसोसोम बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है। तो चलिए देखिए, जैसे ये हमने बना दी ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। उसके बाद ये मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर सेल वॉल, और ये हमने बना दिया सेल मेम्ब्रेन। तो आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाती है तो क्या बनता है? तो क्या बनेगा यहाँ पे? जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये वाला, ये है हमारे पास मेसोसोम। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं इसके ऊपर? एंजाइम। तो अगर इसके ऊपर एंजाइम लगे होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? मेसोसोम। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग से क्या बनता है? मेसोसोम बनता है, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं? एंजाइम। और अगर उसके ऊपर पिगमेंट लगे हों तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? क्रोमैटोफोर, ठीक है। तो देखिए कि फ्रॉम विच स्ट्रक्चर इज अ मेसोसोम ड्राइव फ्रॉम। मेसोसोम किससे ड्राइव होता है बैक्टीरियल सेल में? प्लाज्मिड से? नहीं। सेल वॉल से? नहीं। राइबोसोम से? नहीं। तो किससे बनेगा फिर? सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है। हाँ जी, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल एनवलप। बैक्टीरियल सेल की एनवलप के अंदर कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं? कितनी लेयर्स प्रेजेंट होंगी बताइए? 3 लेयर्स। तो अभी आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि सबसे बाहर कौन सी लेयर होगी? ग्लाइकोकैलिक्स की। सबसे बाहर कौन सी लेयर होगी? ग्लाइकोकैलिक्स की। और ग्लाइकोकैलिक्स के बाद अगर हम देखें तो प्रेजेंट होगी सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद गाइस प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरियल सेल एनवलप के अंदर। और अगर हम आउटर साइड से जाएं, इनर साइड की तरफ, आउटर टू इनर जाएं, तो सबसे पहले क्या आएगा? ग्लाइकोकैलिक्स, फिर क्या आएगा? सेल वॉल, फिर क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन। तो आपको ये सीक्वेंस भी याद रखनी है कि आउटर साइड होगी ग्लाइकोकैलिक्स, फिर होगी सेल वॉल, और फिर क्या प्रेजेंट होगी? सेल मेम्ब्रेन। और अगर आपसे कहा जाए कि इनर टू आउटर की सीक्वेंस बताओ, देन पहले सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, और आउटर साइड की तरफ अगर आ रहे हैं फिर क्या होगी? ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रखने हैं। हाँ जी, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला का पार्ट नहीं है इनमें से, बताइए। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला के अंदर अगर हम देखें तो क्या क्या प्रेजेंट होता है बताइए? प्रेजेंट होगा इसके अंदर बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो बताइए फिर इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता? इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं रहेगा? फिलामेंट होता है, बेसल बॉडी होता है, हुक होता है। तो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि बैक्टीरियल फ्लैजिला के अंदर लैमिना प्रेजेंट नहीं होता। एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द अरेंजमेंट इन विच फ्लैजिला आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बैक्टीरियल सेल। हमें पता है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जैसे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो वो बैक्टीरिया क्या होगा? वो बैक्टीरिया होगा मोटाइल। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है देन वो बैक्टीरिया क्या होगा? नॉन मोटाइल, ठीक है। तो अभी देखिए कि जो बैक्टीरिया के अंदर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, ठीक है, जैसे अगर ये बैक्टीरियल सेल है, इसके बाहर सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है, देन हम उसको क्या बोलेंगे? देन हम उसको कहेंगे मोनोट्राइकस। क्या बोलेंगे उसको? मोनोट्राइकस। ये सारा आपको थ्योरी की क्लास में करवाया गया है, ठीक है। तो अगर बैक्टीरियल सेल के बाहर इस तरह से हो, जैसे ये है, एक फ्लैजिला इस तरफ है,
ठीक है, और एक फ्लैजला इस तरफ है। कितने फ्लैजला हैं यहाँ पे? 2 फ्लैजला प्रेजेंट हैं। देन हम उसको क्या कहेंगे बताइए? देन हम उसको नेम देंगे एम्फीट्राइकस। क्या बोलेंगे उसको? एम्फीट्राइकस। ठीक है, अगर बैक्टीरिया फ्लैजला इस तरह से प्रेजेंट हैं कि पूरी सेल के अराउंड ही क्या प्रेजेंट हैं? फ्लैजला प्रेजेंट हैं, देन हम उसको क्या कहेंगे? देन उसको कहेंगे हम पेरीट्राइकस। क्या नेम देंगे हम उसको? पेरीट्राइकस। तो उन्होंने यही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इन विच फ्लैजला आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड द बैक्टीरियल सेल। तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? पेरीट्राइकस। और गाइस एक ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास रह गया, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक है हमारे पास लोफोट्राइकस। जो लोफोट्राइकस है, तो जैसे अगर मैं ये बैक्टीरियल सेल शो करूं, ठीक है, अगर एक ही साइड ऐसे क्लस्टर ऑफ फ्लैजला प्रेजेंट हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस। और अगर फ्लैजला कोई बैक्टीरिया ऐसा है जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जरूरी कंडीशन तो नहीं है ना, अगर फ्लैजला हो भी सकते हैं और नहीं भी, और अगर फ्लैजला एब्सेंट हैं देन हम उसको क्या कहेंगे? अट्राइकस। तो गाइस ये थी आज की क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चंस। आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।